बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स? बच्चों हेल्प करें। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? इसमें लाइट ऑन करते फैन ऑफ करते। बच्चों हमारे पास जब टू हैलोजन्स सेल्फ में रिएक्शन करते हैं, एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्लियर? व्हेन हैलोजन amongst themselves react to each other and form a number of compounds. And form a number of compounds. That is XS dash, X dash thrice, X dash 5 and X dash 7. बच्चों इंटर हैलोजन मीन्स क्या होता है? When halogen amongst themselves react to each other and form a number of compounds. जब बच्चों हैलोजन्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्लियर? जैसे हमारे पास x डैश ये थ्राइस से 5 कैसे हो, इसमें क्या होता है बच्चों? x इज लार्जेस्ट साइज हैलोजन एटम, whereas X dash is smallest size halogen atom. X dash is the smallest size halogen atom. ठीक है? इसके बाद देखिए बच्चों, जैसे Cl2 plus F2, बच्चों 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या होता है? इक्वल बोल। इट मीन्स इक्वल बोल। दिस इज Br2 plus F2 है, 1:1 है, इट मीन्स इक्वल वॉल्यूम है। I2 plus F2 है, 1:1, इसका मतलब इक्वल वॉल्यूम है। जब बच्चों इक्वल वॉल्यूम होती है उस केस में क्या बढ़ेगा? यहाँ ClF, यहाँ Brf और यहाँ पर IF। यह हमारे पास क्या बढ़ गया बच्चों? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जब दो डिफरेंट हैलोजन, when two different halogens are react to each other and form a number of compounds is known as the interhalogen compound. बच्चों जब दो डिफरेंट हैलोजन सेल्फ में रिएक्शन करके एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड। अगर बोथ हैलोजन्स हैव इक्वल वॉल्यूम 1:1, अगर बोथ हैलोजन्स हैव इक्वल वॉल्यूम 1:1, उस केस में हमारे पास ClF, Brf या IF का फॉर्मेशन होगा। अगर बच्चों हमारे पास ये Cl2 plus F2 एक्सेस है, आपके पास Cl2 plus F2 एक्सेस, ऐसे Br2 plus F2 एक्सेस है। बच्चों हमारा जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से हाउ मेनी फ्लोरीन आर अटैच्ड विद द क्लोरीन? बच्चों अगर F2 एक्सेस में आ गए तो कितने फ्लोरीन जुड़ सकते हैं बच्चों? यहाँ पर 3, ClF3। मैंने बताया था बच्चों, फ्लोरीन से 1, क्लोरीन से मैक्सिमम 3, ब्रोमीन से 5 और आयोडीन से 7। तो अगर हमारे पास Cl2 plus F2 एक्सेस आ गया, क्या बढ़ेगा? ClF3। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। अगर ब्रोमीन से रिएक्शन है क्या बढ़ेगा बच्चों? Brf5। क्या बढ़ेगा? Brf5। क्लियर? इस केस में बच्चों I2 से F2 रिएक्शन करेगा। यहाँ कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड बनेंगे। IF3 भी बन सकता है, IF5 भी बन सकता है,
और IF7 भी बन सकता है। अगर फ्लोरीन एक्सेस में होगा बच्चों तो IF7 बनेगा, क्या बनेगा IF7, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या बनता है IF7, ओके। तो बच्चों हमारे पास I2 प्लस I3 की इक्वल वॉल्यूम है, तो IF अदरवाइज IF3, IF5 एंड IF7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ICl more reactive than I2, why? बच्चों ICl more reactive है I2 से, या सेकंड वर्ड्स में क्या कह सकते हैं बच्चों, एक हमारे पास है इंटर हैलोजन कंपाउंड और एक हमारे पास है हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन और इंटर हैलोजन में विच इज द हायर रिएक्टिव इन नेचर, हैलोजन और इंटर हैलोजन में विच इज द हायर रिएक्टिव इन नेचर, हैलोजन या इंटर हैलोजन, विच इज द हायर रिएक्टिव। बस रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है पहले बताओ, हम ज्यादा रिएक्टिव किसको कहते हैं और लेस रिएक्टिव किसको कहते हैं, जिसका बॉन्ड वीक है वो फास्ट ब्रेक होगा, और फास्ट ब्रेक होगा तो फास्ट रिएक्शन करेगा। इसका मतलब जिसमें बॉन्ड वीक होता है वो क्या होता है मोर रिएक्टिव, और जिसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या होता है लेस रिएक्टिव। वीकर द बॉन्ड हायर द रिएक्टिविटी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड लेसर द रिएक्टिविटी। तो बच्चों इंटर हैलोजन ICl हमारा इंटर हैलोजन है, जब ये दो डिफरेंट हैलोजन है दैट इज इंटर हैलोजन, और दोनों सेम हैलोजन है दैट इज हैलोजन। बच्चों इंटर हैलोजन और हैलोजन में किसके कंपाउंड किसके बॉन्ड वीक होते हैं, इंटर हैलोजन के या हैलोजन के, कौन से ये इंटर हैलोजन। बच्चों देखिए एक तो आपके पास दो सेम हैलोजन है, सेम हैलोजन का मींस एक फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप, और दो डिफरेंट हैलोजन टू डिफरेंट फैमिली मेंबर्स रिलेशनशिप, कौन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बच्चों, दो डिफरेंट के बीच में एक सिंगल फैमिली। इसका मतलब अगर बच्चों दोनों सेम हैलोजन है उनके अंदर जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट हैलोजन्स। दो डिफरेंट हैलोजन की बजाय सेम हैलोजन्स का बॉन्ड क्या होता है मोर स्ट्रॉन्गर होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है वो क्या होगा लेस डी। क्लियर? तो हमारे पास क्या है इसका आंसर, ICl इज इंटर हैलोजन कंपाउंड whereas I2 is halogen compound. Now in ICl larger bond length than I2, so it has weaker bond strength, so it has weaker bond strength than I2, so that ICl more reactive than I2। बच्चों क्या फैक्टर बताया इस केस में मैंने कि हमारे पास जो ICl मोर एक्टिव है I2 से, क्योंकि ICl क्या बच्चों हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड है, ICl क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड, जबकि I2 हमारे पास क्या बच्चों हैलोजन कंपाउंड, I2 हमारे पास हैलोजन कंपाउंड है और ICl हमारे पास क्या है इंटर हैलोजन कंपाउंड। नाउ इन ICl लार्जर बॉन्ड लेंथ देन I2। अगर दोनों को कंपेयर करते हैं ICl और I2 को, तो बॉन्ड लेंथ किसकी लार्ज होती है बच्चों ICl की, और लार्जर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको पता है अगर बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है, बॉन्ड लार्ज होता है तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों लेस होती है, और बॉन्ड वीक होगा फास्ट ब्रेक होगा क्या होगा मोर रिएक्टिव हो, क्या हो जाएगा मोर रिएक्टिव। लार्जर द बॉन्ड वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, सो इट इज द मोर रिएक्टिव। टाइप कर दो, रिटर्न हो गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक हैलोजन्स में क्वेश्चन बच गया था बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजन्स। एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन बच गया था बच्चों, और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजेंस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजेंस। बच्चों हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजेंस में क्या है, F2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O, Br2 प्लस H2O, I2 प्लस H2O। ध्यान से देखिए बच्चों, F2 प्लस H2O, Cl2, Br2, I2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, एवरी केस में सेम प्रोडक्ट बनता है एक्सेप्ट टू F2। जैसे यहाँ पर क्या बनेगा, HCl प्लस HOCl, HBr प्लस HOBr, HI प्लस HOI। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन F2 की केस में बच्चों HF तो बनेगा, क्या HF भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बच्चों के इधर ध्यान से देखिए एक बार, Cl2 की वाटर से रिएक्शन की तो HCl प्लस HOCl, Br2 से क्या तो HBr प्लस HOBr, I2 से क्या तो HI प्लस HOI। कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑक्जा एसिड जो हाइपोएलस एसिड बन रहा है हमारे पास, और एक हैलोजन एसिड बन रहा है। लेकिन F2 के केस में बच्चों HF के साथ में यहाँ पर HOL का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में HO हमारा अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में प्लस है, ऑक्सीजन में 2 माइनस और फ्लोरीन में 1 प्लस। HF में क्लोरीन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उस केस में क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल यानी अनस्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर HF का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, O2 का, HF प्लस में O2। इस केस में किसका फॉर्मेशन होगा, HF प्लस में O2। हालांकि HF को हम ये लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव प्लस O2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव प्लस O2 भी लिख सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। HF को भी H की फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों, 4HF प्लस O2 हो गया बैलेंस। क्लियर? तो बच्चों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि हम रूटीन में जब इसका रिएक्शन आए तो क्या बनाएंगे, HF प्लस HO, तो वो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर HO का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी क्या बनेगा, HF प्लस O2। बाकी सभी हैलोजेंस HCl प्लस HOCl, HBr प्लस HOBr और HI प्लस HOI। वो दिक्कत, लेकिन इसमें डिफरेंट एक है बच्चों, राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्जा एसिड्स ऑफ हैलोजन। राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्जा एसिड ऑफ हैलोजेंस। राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑब्जा एसिड ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऑब्जा एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है बच्चों। ऑब्जा एसिड क्या होते हैं, एक साथ मोल भी करा देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। चलो हम लिख देंगे बाद में, वहां से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का भी। तो बच्चों ऑब्जा एसिड क्या होता है हमारे पास, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। बच्चों यहाँ पर Cl के स्थान पे Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, सेम ऑर्डर रहेगा। क्लियर? जैसे हमने HClO, HClO2, HClO3, HClO4 है, तो Cl के स्थान पे हमारे क्या हो सकता है, Br हो या I हो, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। बस इसको दो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है बच्चों, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, क्लोरीन की +1, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ +5 और यहाँ +6। एक तो पॉइंट हम ये कह सकते हैं बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन बच्चों मेन फैक्टर क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या देखते हैं, टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन और स्टेबिलिटी ऑफ आयन, दो चीजें देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बच्चों दो फैक्टर्स होते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट
प्रोटॉन और स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। अगर बच्चों ये प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे, ये प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे, तो हमारे पास अनाइन क्या बनेगा यहाँ पर Cl नेगेटिव, ये अनाइन बनेगा। अरे यस बच्चों, एक छोटी सी बात हो, इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन कौन से होगी? इन सभी में हाइब्रिडाइजेशन कौन से होगी? क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 होते हैं, 7 होते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करते, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं किया जाते क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है। तो बाकी एक हाइड्रोजन बच गया, तो 7 + 1 8 और 8/2 4 और 4 में कौन से होते हैं? यानी एवरी हैलोजन एसिड ना, एवरी हैलो एसिड में कौन से हाइब्रिडेशन है बच्चों? sp3। ये क्लियर हुआ? सभी में कौन से हाइब्रिडेशन है? sp3। अरे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसके इलेक्ट्रॉन सब ऐड नहीं करते हैं, बाकी एक हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? 7 + 1 8/2 4 और 4 में क्या आएगा? sp3 हाइब्रिड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। और बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या बनेगी? भी आपके पास ये बनेगा ना, HClO2 है, HClO2 केस में क्या बनेगा? 2 लोन पे रहेंगे बच्चों आपके पास, 2 क्या रहेंगे? लोन, ये रहेगा ना आपके पास। लेकिन चलो इसको भी बढ़ा देंगे पहले। इस केस में एक लोन पे और 3 ऑक्सीजन है बच्चों हमारे पास, और एक OH। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी भी आपकी? 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन भी है, बाकी डबल बॉन्ड। HO स्ट्रक्चर ये बनेगी। क्लियर? अरे sp3 हाइब्रिडेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इसके बाद यहां से प्रोटॉन डोनेट हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन डोनेट होने के बाद। क्लियर? अनाइन बढ़ गया बच्चों, प्रोटॉन तो ये भी डोनेट कर देता, ये भी कर देता, ये भी कर देता, ये भी कर देता, सारे कर देते प्रोटॉन डोनेट, सभी में टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन। लेकिन अब मेन क्या देखते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन कहां जाता है? Which anion is the most stable और which anion is the less stable? कौन सा अनाइन ज्यादा स्टेबल और कौन सा अनाइन लेस स्टेबल? इन सभी में which anion is the most stable अनाइन? बच्चों सभी में हम रेजोनेंस करेंगे, जहां पर जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो अनाइन इतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा ना। यानी मोर द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा बच्चों, अनाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। हायर द डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन। तो बच्चों यहाँ पर इसकी कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी आपकी? नहीं बनेगी। अरे यस, इस केस में बनेगी बच्चों स्ट्रक्चर। ये लोन पर हटा दो, मैं पहले लोन पर हटा देते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लोन पर हटा दिया हमने सभी के, पर इस केस में तो लोन पर है, लोन पर हटा दिया बच्चों इस केस में। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ पर आ गया आपके पास O डबल बॉन्ड Cl और ये O नेगेटिव, एक स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पर कितनी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों? एक बार ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, एक स्ट्रक्चर। एक बार ये इधर जाएगा तो इधर आएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगी 2। इस केस में ये यहाँ पर आएगा तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर और एक बार इधर, कितनी बढ़ेगी? 3। और एक खुद भी तो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, 3 और 1 4, यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगी जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा, और जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? हाई होगी। क्लियर बच्चों? हालांकि आप डायरेक्टली इसी से क्या छुड़वा सकते हैं कि if oxidation state increases so acidic strength also increases। लेकिन बच्चों इस फैक्ट को जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार हमारा इनिशिएटिव में क्वेश्चन आ गया था बच्चों बोर्ड एग्जाम में, कि उस केस में हमारे पास ये था दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट थी बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी। तो उस केस में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना था। जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गई मान लीजिए, तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के व्याप में, जिसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? हाई होगी।
तो बच्चों इस केस में हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है उतना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा, और जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्जन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी क्या होगी, हाई होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, रिवर्स रहेगा। क्या रहेगा, रिवर्स। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसमें रहेगी, HClO, उसके बाद HClO2, HClO3 और सबसे कम HClO4। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या रहेगी, यहाँ रिवर्स। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है HClO, उसके बाद HClO2, सबसे कम HClO3 और HClO4। देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है नोबल गैस ग्रुप 18, दैट इज नोबल गैसेस। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, NH2NP6। और कौन कौन से एलिमेंट्स थे यहाँ पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन और रेडियम। दीज आर द नोबल गैसेस। यहाँ पर बच्चों आर्गन हमारा रेडोन हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमारे जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में, क्लियर। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैसेस। एक दिन हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं बच्चों, कि इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक्सप्लेन ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती है बच्चों। जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं ये तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, या ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैस। ये क्या होते हैं बच्चों, नोबल गैस या मोनो एटॉमिक फॉर्म। कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म या नोबल गैसेस। ऐसा क्यों नहीं बच्चों, आपको पता है जितने भी ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों NH2NP6। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6। जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6। दे हैव फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनका फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। और बच्चों फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे बच्चों, क्या लॉस करेंगे, ना तो लॉस करते ना गेन करते। इसलिए किसमें मिलते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म। तो लिखिए इसमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव fully filled NH2NP6 configuration. So they are known as noble gases. So they are known as noble gases. Now they do not gain or lose the electrons, so they are found in monatomic form. They are found in monatomic form. ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकते हैं ना लॉस करते हैं, तो किसको मिलते हैं बच्चों, मोनोएटॉमिक फॉर्म। बच्चों ग्रुप 18 एलिमेंट्स का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है NH2NP6। They have NH2NP6 fully filled configuration। तो ये क्या है, नोबल गैसेस। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। सो दे आर इन मोनोएटॉमिक इन नेचर। ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसमें आता है एटॉमिक रेडियस।
एटॉमिक रेडियस। बच्चों एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, जो नोबल गैस एलिमेंट है इनमें कौन से एटॉमिक रेडियस होती है बच्चों? जो नोबल गैस एलिमेंट है इनमें वन डेर वाल्स रेडियस कौन सी होती है? वन डेर वाल्स। जबकि अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें कौन सी रेडियस होती है? कोवेलेंट रेडियस। जो बच्चों नोबल गैस एलिमेंट इनमें कौन सी रेडियस है? वन डेर वाल्स। और अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन सी रेडियस थी? कोवेलेंट। विच इज द लार्जर इन साइज? वन डेर वाल्स। जो वन डेर वाल्स रेडियस वो क्या है? लार्जर इन साइज देन कोवेलेंट रेडियस। यानी बच्चों नोबल गैस एलिमेंट हैव द वन डेर वाल्स रेडियस एंड अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द कोवेलेंट रेडियस। मींस कैसे लिखेंगे बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट हैव वन डेर वाल्स रेडियस whereas other p block elements have covalent radius. So noble gas element have largest atomic radii in their respective field. So noble gas elements have largest atomic radii in their respective field. बच्चों एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो जो नोबल गैस एलिमेंट्स है, नोबल गैस एलिमेंट में कौन सी रेडियस है? वन डेर वाल्स रेडियस। अदर एलिमेंट्स में कौन से बच्चों? कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पर वन डेर वाल्स रेडियस क्या होते हैं बच्चों? लार्जेस्ट होती है। तो नोबल गैस एलिमेंट्स की रेडियस रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा। बट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप atomic radii increases due to increase in number of cells. लेकिन बच्चों ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चों को पता है नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुल लिपिड है। और नोबल गैस का फुल लिपिड कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वेरी वेरी। लेकिन बच्चों ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। यानी नोबल गैस elements have fully filled NH2NP6 stable configuration. Noble gas element of fully filled stable configuration. So they have very high ionization energy. They have very high ionization energy. बच्चों नोबल गैस एलिमेंट का क्या है? फुली फिल्ड NH2NP6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बट इन ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू increase in atomic size. लेकिन बच्चों ग्रुप में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी क्या होती है कि वैलेंस सेल में
जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है कि वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है उस केस में एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में होती है बच्चों, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। वो किस में होती है, नेगेटिव के अंदर। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेंगे? नहीं। अगर फिर भी कहते भाई कि इलेक्ट्रॉन ले, इसका मतलब पॉजिटिव होगी और वेरी हाईली पॉजिटिव होगी, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट का तो फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी है ही नहीं। अगर फिर भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वी रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी। इसका मतलब नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, पॉजिटिव। बच्चों वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो वैसे क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, फुली फिल्ड है। नोबल गैस एलिमेंट है वो, नोबल गैस एलिमेंट have fully filled NS2 NP6 configuration. So their electron gain enthalpy will be positive. तो बच्चों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और वो भी क्या रहेगी, हाईली पॉजिटिव। बहुत एक्सेस अमाउंट में चाहिए उनको, क्योंकि उनका बच्चों फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की टेंडेंसी है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहते, और फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वी रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हाईली पॉजिटिव होगा। इसके बाद बच्चों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एमपीडीपी। बच्चों नोबल गैस एलिमेंट में कौन सा फोर्स है, वीक डिस्पर्जन या लंदन फोर्स। कौन सा फोर्स है, वीक डिस्पर्जन या लंदन फोर्स। वीक डिस्पर्जन का मतलब वीक वन वाल फोर्स ही है ना, वीक वन वाल फोर्स। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी वेरी लो। क्लियर। लेकिन अगर ग्रुप में जाते हैं बच्चों तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज होता है बच्चों। अरे एटॉमिक मास इंक्रीज हो गया तो मैग्नीट्यूड वन वाल फोर्स क्या होते हैं, यानी noble gases have low MPT/BBT due to presence of weak dispersion या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, weak dispersion या लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। but in group MPT/BBT increases due to increase in atomic mass. So magnitude of van der Waals force of attraction increase. मैग्नीट्यूड ऑफ वन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। बच्चों हमारे नोबल गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो है, क्योंकि इनमें वीक डिस्पर्जन यानी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ग्रुप में जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वाल फोर्स क्या होते हैं बच्चों, इंक्रीज। क्लियर। चलो बच्चों इसके बाद में कुछ रिएक्शन करवा देता हूं बच्चों। एक नोट करके लिखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा जाता है। Xenon is the
fast noble gas which form a red compound. Xenon is the fast noble gas. Xenon is the fast noble gas which form a red compound. That is O2 positive, PtF6 negative. And second red compound is Hc positive, PtF6 negative. और सेकेंड रेड कंपाउंड क्या था? Hc positive, PtF6 negative. Which is discovered by Neil Bartlett in 1962. बच्चों जीनोन एक पहली नोबल गैस है जिसने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया. जीनोन इज ए फर्स्ट नोबल गैस which form a red compound that is O2 PtF6 negative and second red compound Hc positive PtF6 negative which is discovered by Neil Bartlett. जो किसने डिस्कवर किए थे? नेल ब्रैटलेट. इसको नोट करके लिख लीजिए बच्चों, कई बार एग्जाम आता है. Which red compound is discovered by the Neil Bartlett? क्लियर? तो फर्स्ट कंपाउंड क्या था? O2 positive PtF6 negative और सेकंड क्या था? Hc positive plus PtF6 negative. These are the compounds of the noble gas that is xenon. जिसने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन फॉर्मेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया. अब जो रिएक्शन ऑफ xenon है Hc plus F2 अगर 1:1 है, एक 1:5 है और 1:20. 20 के केस में इसको हम एक्सेस भी डाल सकते हैं. क्या डाल सकते हैं? एक्सेस. ये फ्लोरीन एक्सेस में कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड फ्लोरीन. अगर HCF2 बच्चों 1:1 है तो क्या बनेगा? HCF2. ध्यान से देखिए बच्चों, Hc plus F2 1:1 है तो HCF2 और 1:5 है तो बनेगा HCF4 और 1:20 है या फ्लोरीन एक्सेस में तो HCF6 क्या बनेगा? HCF6. ये कंपाउंड्स बनेंगे. कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड फ्लोरीन अगर 1:1 है तो HCF2, 1:5 है तो HCF4 और 1:20 है तो HCF6. इसके बाद बच्चों कुछ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट है. जैसे HCF2 प्लस H2, HCF4 प्लस H2, HCF6 प्लस H2, HCF6 प्लस 2H2, HCF6 प्लस 3H2. 3H2 का मतलब H2 एक्सेस भी ले सकते हैं बच्चों. H2 क्या ले सकते हैं? एक्सेस. पहले तीनों की रिएक्शन देखिए बच्चों. HCF6 के साथ में एक वाटर है बच्चों, एक वाटर. क्लियर? तो यहाँ पर बच्चों एक वाटर में एक ऑक्सीजन है ना, एक वाटर में एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन से कंपाउंड क्या बनता है बच्चों? HCOF4 प्लस HF. दो वाटर में दो ऑक्सीजन है, दो वाटर में दो ऑक्सीजन, इससे क्या कंपाउंड बनेगा? दो ऑक्सीजन का HCO2F2 प्लस HF. तीन वाटर में तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या बनेगा? HCO3 प्लस HF. अगर HCF6 के साथ में एक वाटर है तो उसमें एक ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या है? HCO4. दो वाटर में दो ऑक्सीजन का कंपाउंड HCO2F2. तीन वाटर में तीन ऑक्सीजन HCO. एक वाटर में एक ऑक्सीजन HCO4, एक ऑक्सीजन का कंपाउंड. दो वाटर दो ऑक्सीजन का कंपाउंड. तीन वाटर तीन ऑक्सीजन का कंपाउंड. HCF2 की हाइड्रोलाइसिस है तो Hc प्लस HF प्लस O2. HCF4 में क्या बनेगा? Hc प्लस HF प्लस O2 प्लस HCO3. Hc प्लस HF प्लस O2. HCF4 में क्या बनेगा? ये सारे तो बड़े बनेंगे, यहाँ पर HCO3 और बनेगा. क्या बनेगा? HCO3 और
2 मिनट